इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी in terms of रेंज मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, रेंज के बारे में बताएंगे रेंज क्या होता है, लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी रेंज के टर्म में अगर लिखा हुआ है तो फिर क्या रिलेशन होगा देखना। y इज इक्वल टू, ये क्या है, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर। ये भी y और x के बीच में रिलेशन है, बट यहाँ पे जो r है रेंज, उसके टर्म में इसको पुट करते हैं। तो कभी कभी इस टाइप के इक्वेशन दे करके हमसे डायरेक्टली यहाँ से रेंज पूछ लेता है कि बताओ रेंज कितना होगा। तो इस इक्वेशन को देख के पता चल जाना चाहिए कि x के नीचे ये जो टर्म लगा हुआ है दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज रेंज। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि y x और r दे करके हमसे एंगल पूछ लेता है कि इनिशियल किस एंगल पे फेंका हुआ पार्टिकल को। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे y दे दिया, x दे दिया और r दे दिया। अगेन यू कैन कैलकुलेट थीटा। थीटा क्या है, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स का। योर नेक्स्ट हेडिंग इज सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। सर वो रेंज क्या है? रेंज बताएंगे। अभी फिलहाल बस फॉर्मूला लिख ले। हाँ, बस फॉर्मूला भी लिख लो, वो आया कहाँ से और रेंज है क्या, अभी एक्सप्लेन करेंगे इसी में सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में जो तुम्हारा पहला रिजल्ट है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में तुमको पता होगा, डेफिनेशन हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी का पढ़ रहे थे 1D में, पार्टिकल इज थ्रोन इन एयर, टाइम वो हवा में लेता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन लिखा चुके हैं। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या होता है, एट देखना एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी। जब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है तो यहाँ y जीरो हो जाता है। एट टी इक्वल्स टू y इज इक्वल टू जीरो। ये रिलेशन होता है कि जो टोटल टाइम होगा, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, उसमें क्या होगा, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन दैट विल बी जीरो। मतलब बॉल को यहाँ से फेंका, हवा में उड़ा, फिर यहाँ पहुंच गया। तो अगर यहाँ से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो यहाँ पे पार्टिकल का क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल है हॉरिजॉन्टल पे है, तो हॉरिजॉन्टल पे वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगेन हॉरिजॉन्टल पे आ गया। ठीक है, ग्राउंड पे आ गया, तो अगेन इसका वाई में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, जीरो हुआ। तो ये कहाँ से पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें इक्वेशन से, जो कि क्या बताता है, वी हैव y इज इक्वल टू, बोलो क्या रिलेशन था, u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ये वाला चीज यहाँ पुट करो, y जीरो होगा बराबर u साइन थीटा कैपिटल टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। आ रही है बात समझ में, कितना होगा बताओ। अगेन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से दो रिजल्ट आएगा, एक जीरो होगा क्योंकि स्टार्टिंग में भी y की वैल्यू जीरो है, तो टाइम की दो वैल्यू आएगी, t इक्वल्स टू जीरो और t इक्वल्स टू एक और वैल्यू आएगा, वो एक्चुअल तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्योंकि पहला जो जीरो आ रहा है उसका मतलब यह है कि इनिशियल कंडीशन में उस समय पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था। तो इसको सॉल्व करोगे तो टाइम विल कम एज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो डायरेक्टली।
हो गया। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट में जो है ना, ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी, ये कौन सा वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे पार्ट ले वर्टिकल रहा है पिछले वाले वर्टिकल के। वेलोसिटी है। वर्टिकल वेलोसिटी है। इसमें एक और चीज लिख सकते हो नोट में, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट के बारे में मैंने पहले, ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी था वो मैंने पढ़ाया था। ये क्या होता है? सिमेट्रिक होता है, पहले बॉल गया फिर वापस आया, तो जाते टाइम जो जो चीजें हो रही थी वो आते टाइम भी उतना ही वही सारी चीजें रिपीट होंगी। दूसरी चीज क्या था कि क्या होगा, जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। कभी भी किसी भी चीज को अगर एयर में फेंक रहे हो तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम क्या होगा, आने में लगेगा। हम लोग आइडियल कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू जो भी तुम्हारा एयर रेसिस्टेंस है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो अभी भी नेग्लेक्ट रहेगा। तो इस केस में जो टाइम होगा दैट विल बी हाफ ऑफ दिस, दैट टी विल बी t/2। मतलब क्या भी लिख सकते हो, u sin थीटा बाई जी। पिछला वाला जो रिजल्ट है जो हमने पढ़ा था 1D मोशन में, कि बॉल को अगर हवा में फेंकते हैं ऊपर वर्टिकली अप, तो जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। तो सेम यहाँ भी होगा, जैसे यहाँ पे तुमने किसी गेंद को फेंका, पहुंचा, तो यहाँ से पहले वो मैक्सिमम हाइट पहुंचा, फिर मैक्सिमम हाइट से क्या हुआ, उसका हाइट घटना शुरू हुआ। तो यहाँ से इस पॉइंट तक जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम इस पॉइंट से फाइनल पॉइंट में आने में लगेगा। आ रही बात समझ में? तो इधर t/2 फिर इधर t/2, दोनों को ऐड करोगे ये मिलेगा तुमको मैक्सिमम हाइट पहुंचने में टाइम। सर ये टाइम ऑफ एसेंट है। कौन सा? टाइम ऑफ एसेंट ये भी हो सकता है, टाइम ऑफ डिसेंट भी हो सकता है। टाइम ऑफ एसेंट t/2, टाइम ऑफ डिसेंट t/2 बराबर होता है व्हेन यू आर नेग्लेक्टिंग एयर रेसिस्टेंस। क्या होगा, क्योंकि बॉल गया ऊपर कितने देर में, t/2 टाइम में, तो इतना टाइम लगा, फिर इतना ही देर में बॉल नीचे भी आया, तो टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम टू सेम। ठीक है। और कुछ, और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा? चलो नहीं आ रहा तो समझेंगे नेक्स्ट। सेकंड पॉइंट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेंज, या उसको हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं। योर नेक्स्ट हेडिंग इज हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल along along horizontal direction। जैसे ये तुम्हारा पार्टिकल है, यहाँ से तुमने इसको फेंका था, कहाँ पहुंचा, यहाँ पे जाके गिरा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनिशियल, ये फाइनल, इसके बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज आर। ये तुम प्रीवियस वाला जो डायग्राम ड्रॉ करे थे प्रोजेक्टाइल का, उसी में ये जो डिस्टेंस है इसको आर से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है ना। वहां पे हम नहीं करा था, अभी जरूरत आया है इसलिए। तो पहले बार बार एक ही फिगर, बार बार फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जो पुराना फिगर है ना तुम्हारा, उसी में जा करके ये रिप्रेजेंट कर। तो रेंज क्या होता है समझ में आया? हो गया, ड्रॉ कर लिया तुमने? अब जिसने रेंज पूछा था उसको समझ में आ गया कि व्हाट इज रेंज? हाँ सर, हाँ सर। चलो अब इसमें कंडीशन क्या होता है, एट टी इज इक्वल टू, एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, समझना, जब टी कैपिटल टी के बराबर होता है देन एक्स इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। टोटल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज रेंज। तो एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, एक्स इज इक्वल टू आर, एक्स किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। एंड हमें पता है एंड एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यही था। तो अगर आर निकालना है सो आर विल बी यू कॉस थीटा
इंटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी का वैल्यू जस्ट हमने देखा, तो यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। आ रही बात समझ में? एक्स आर कब होगा? व्हेन टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये रिलेशन मिला। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे रेंज का इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारे पास। r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, या फिर r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितने के बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के बराबर। साइन 2 थीटा को अगर ब्रेक करोगे तो इट विल गिव 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे इस 2 को इसके साथ ले लो, लिख दो, ये तुम्हारा रेंज हो गया। क्लियर? हो गया ना? आगे बढ़े। इसमें भी एक नोट आता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसमें भी लिख लो। रेंज in terms of initial components of velocity। अगर रेंज को इनिशियल कंपोनेंट्स में लिखेंगे, इनिशियल कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अगर उस टर्म में हम लिखना चाहे रेंज को तो क्या होगा। देखिए अभी हमने देखा, ये लिख लियो ना, ये जो चीज ऊपर लिखा हुआ इसके जस्ट पहले इस यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ था, वहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ था यू कॉस थीटा और इंटू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये जो टर्म है दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज यू एक्स और ये क्या है यू वाई। तो अगर रेंज को इस टर्म में लिखना चाहोगे तो यू एक्स ये क्या हो जाएगा 2ux यू बाई यू वाई डिवाइडेड बाई जी। तो अगर तुमको इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे बता दिया कि हम एक पार्टिकल को फेंक रहे हैं जिसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है एंड x डायरेक्शन में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, देन फाइंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो तुम्हें क्या करना है, 5 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी, काम खत्म। आ रही बात समझ में? तो कभी कभी इस तरीके से पूछ देता है, तो जितने भी रिजल्ट पॉसिबल है वो सारे हमारे दिमाग में रहने चाहिए। आ रही बात समझ में? ये भी एक तरीका है रेंज निकालने का। अब रेंज समझ गए हो तो हम पिछला वाला जो इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करा था वो आराम से देख सकते हैं। हम समझना कैसे, तो लिखने का जरूरत नहीं है। जो हमने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी देखा था, जो एक्चुअल इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी था वो क्या था, y इज इक्वल टू बोलो x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यही था। अरे बात समझ। अब देखो ये जो टर्म है ना, इसको किसी तरह मॉडिफाई करके हमें रेंज तक पहुंचना है। देखो कैसे पहुंचेंगे, अगर यहाँ से x tan थीटा कॉमन करते हो, x tan थीटा कॉमन करते तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और इधर बचेगा gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई, रुक जाओ अभी पहले देख लो फिर कुछ बोलो, इंटू 1 बाई एक्स tan थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। हाँ सर। हमने क्या कॉमन करा, एक्स tan थीटा कॉमन करा, एक्स tan थीटा कॉमन करा तो यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन इसके पास tan थीटा वाला कंपोनेंट डायरेक्टली नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इधर आकर के। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो x से x गया, ठीक है। अब ये जो tan थीटा है, दिस tan थीटा कैन बी रिटन एज, ऊपर cos थीटा चला जाएगा और नीचे आएगा sin थीटा। ये 1 बाई tan थीटा है, तो इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा, है कि नहीं। मतलब ये जो भी टर्म है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, कर सकते हैं रिप्लेस। अब एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर बचेगा क्या समझना, x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई
2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, यही बचेगा। अगर इस g को मैं ला करके नीचे कर दूं, इधर g को ला करके ऐसे नीचे कर दूं, ये जो वैल्यू है ये क्या, कौन सा वैल्यू है, दिस इज व्हाट, R range. u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाई g है क्या, रेंज है। तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में भी याद रखते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। आती है बात समझ में। तो देखो जो भी तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है ना, वो इक्वेशन तुमको दे देगा, या तो ये दे सकता है तुमको, या फिर ये इक्वेशन दे सकता है और तुमसे इंफॉर्मेशन पूछ लेगा। जैसे ये इक्वेशन दे करके तुमसे पहला चीज, जैसे यहाँ पे मैंने √3 पुट कर दिया, एक इक्वेशन मैंने दिया जहाँ पे मैंने पुट किया √3, ठीक है, और तुमसे पूछा जाए बताओ इनिशियल एंगल विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, बता सकते हो एट Tan व्हाट inverse एंगल, √3 60 degree. क्या होगा, tan थीटा की जगह पे क्या है, tan थीटा की जगह पे √3, यानी थीटा कितना हो जाएगा 6 डिग्री। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन जब तुमको याद रहेगा ना, तभी तुम उसको कंपेयर कर पाओगे कि किस प्लेस पे किसको रखा हुआ है। अगर नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं कंपेयर कर पाओगे। तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अब तुमसे डायरेक्ट इक्वेशन तो पूछ नहीं सकता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, तुम इक्वेशन याद रखोगे, वहां से जो जो इन्फॉर्मेशन हमें आता है, जैसे थीटा दे सकता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बना करके दे देगा। अगर तुम थीटा यहाँ से निकालिए तो वो थीटा यहाँ पुट करके मे बी यू को गायब कर सकता है और यू तुमसे पूछ सकता है फाइंड यू। जैसे यहाँ पे अगर किसी ने रख दिया कि मान लो दिस इज 10x स्क्वायर, तो बेसिकली जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट छोड़ के जो भी टर्म बच रहा है दैट इज इक्वल टू व्हाट, वो 10 के बराबर है। तो वहां से सिंप्लीफाई करके अगेन तुम u कैलकुलेट कर सकते हो। आ रही बात समझ में। आगे करेंगे इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम होंगे वो सब हम करेंगे, एक आध करते चलेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा रेंज, और रेंज से जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिला था वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक और चीज है, रेंज जो है वो मैक्सिमम कब होता है, कितने एंगल पे किसी पार्टिकल को फेंके ताकि रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है ना। तो हमारे पास देखना यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, ये भी नोट में ही होगा, लिखना एंगल फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम। प्रोजेक्टाइल के किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगा वो समझते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, हमारे पास रेंज का जो इक्वेशन है वो क्या है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही है तुम्हारे पास, ठीक है ना। अब इसमें रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। हमारे पास इनिशियल स्पीड जो है उसको कांस्टेंट रख रहा है, और हम चेक कर रहे हैं कि किस किस एंगल पे फेंक रहे हैं, जिस कंडीशन में क्या हो जाए हमारे पास रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो रेंज मैक्सिमाइज करने के लिए थीटा का एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिससे क्या हो, आर की Sin वैल्यू 2 मैक्सिमम, theta maximum. साइन टू थीटा क्या हो, मैक्सिमम हो। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा 90 की degree. वैल्यू जो साइन 90 डिग्री, राइट। इसको मतलब क्या करना पड़ेगा, फॉर आर Sin इज 2 इक्वल टू आर मैक्स, 45 डिग्री। आर इज इक्वल टू आर मैक्स, साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, यही होना चाहिए। और जब साइन 2 थीटा 1 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि जो 2 थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। मतलब अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे कितना, 45 डिग्री पे, तो इन दैट केस रेंज विल बी मैक्सिमम। क्लियर है। तो ये भी याद रखेंगे कि रेंज को हमें कब मैक्सिमाइज करना है कितने एंगल पे फेंकेंगे ताकि रेंज जो होगा, जो पार्टिकल होगा वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। हो गया। हटा दे इसको। हाँ सर। इसी में एक और नोट में एक और चीज लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट, या अभी हाइट पढ़ लेंगे उसके बाद मैक्सिमम हाइट वाला पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, योर नेक्स्ट हेडिंग इज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट।
इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल को जब हम फेंक रहे हैं तो वो कितना सबसे ज्यादा हाइट पे जा रहा है, ठीक है ना। अगर उसको फेंके तो मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर रहा है। अब इस केस में क्या होता है कि पार्टिकल जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे जाता है, समझ लो मैक्सिमम हाइट पे जाता है, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, कौन सा कंपोनेंट, ध्यान रखो, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखोगे एट y इज इक्वल टू कैपिटल H, vy इज इक्वल टू 0। vy 0 होने का क्या मतलब हुआ, vy 0 होने का मतलब है कि जो भी तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हुआ। आ रही बात समझ में। और जैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया तो हम इसको यूज कर लेंगे h की वैल्यू निकालने के लिए। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, देन ऐसे लिख सकते हो, देन vy इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है एंड vy स्क्वायर इज इक्वल टू us स्क्वायर माइनस 2 क्या था, gy था। यही तुम्हारा इक्वेशन था। सारे जो इक्वेशन हमने रिड्यूस कर रहे हैं उसको यूज कर ले रहे हैं। ये इक्वेशन था हमारे पास y डायरेक्शन में। तो अगर y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गया तो इसको 0 पुट कर दो। u y कितना था, u sin थीटा होल स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है ना। y 0 करोगे, y 0 करोगे इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, h के बराबर होगी। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो h विल कम एज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये तुम्हारा मैक्सिमम हाइट हुआ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। सर बोलो। सर ये टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट वो तो u sin थीटा बाई c है ना, तो वो s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर में भी तो ये फॉर्मूला वहां से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। विच वन इज मोर इजी, कौन सा ज्यादा इजी है, मुझे ये लगा। हाँ हाँ सर। हाँ वही मैं बोलता हूँ ना कि एक सवाल को 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स के पास ऐसा है, एक सवाल को अलग अलग स्टूडेंट के दिमाग में चलता है कि हम इससे कर सकते हैं, उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। बट हमें करना क्या, हमें सोचना है कौन सा सबसे इजी मेथड है। ये इजी लगा, इजी है भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखोगे 3 लाइन में सॉल्व होगा। और जो तुम जो बोल रहे हो उससे अगर हम करते हैं, तुम क्या बोल रहे हो कि हम करेंगे y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं, वो जो तुम बोल रहे हो कैपिटल टी बाई टू मतलब यू साइन थीटा बाई जी पुट करना है, पुट करो सिंपलीफाई होगी, यही आंसर आएगा, सेम टू सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे भी करो, आ रही बात समझ में। यहाँ पुट करोगे फिर यहाँ पुट करोगे सिंपलीफाई करोगे, यही आंसर है। वो डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा आसान लग रहा है या कौन तुम्हारे लिए इजी है। मे भी तुम्हारे लिए जो इजी है वो किसी और के लिए टफ होगा, तो वो दूसरा मेथड फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है फिजिक्स में, एक मेथड नहीं, 2 मेथड नहीं, 3 मेथड नहीं, जो मेथड पसंद है उसको फॉलो करो, ठीक है ना। आ गया समझ में। चलो तो यहाँ भी हम कुछ नोट देखेंगे। सर हाँ बोलो। सर वो जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है वो तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, आप ये तो वर्टिकल मोशन नहीं है। वर्टिकल मोशन के दौरान तो वो भी 0 हो जाता, बट ये प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान भी 0 हो जाएगा मैक्सिमम भी हाइट 0 नहीं होगा, वी vy। देखो कभी, हाँ कभी भी जब किसी भी पार्टिकल को हवा में हम जब फेंकते हैं तो हमेशा वर्टिकल स्पीड जो होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, वो 0 होता है, वेदर इट इज प्रोजेक्टाइल और 1D। अगर पार्टिकल को हम ऊपर फेंक रहे हैं ना तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, इस कंडीशन में एक्स कंपोनेंट नहीं है। तो अगर वाई कंपोनेंट 0 हो गया मतलब टोटल वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी 0 हो गई हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन हाँ प्रोजेक्टाइल में क्या होता है ना, प्रोजेक्टाइल के पास 2 कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, ठीक है। तो हाँ अगर पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेट वेलोसिटी 0 हो गया। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी 0 होने के लिए दोनों कंपोनेंट को 0 होना पड़ता है।
लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे, तो इसका वी वाई जो होगा इधर की तरफ, वी वाई विल बी जीरो, ये जीरो के बराबर होगा। बट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज यू cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर जगह जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? u cos थीटा। क्यू cos थीटा के बराबर होती है। ये पहले ही बताएंगे, कहीं पे उसका वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा। अब तुम्हें नेट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? नेट वेलोसिटी के लिए होता है रूट ओवर वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। तो अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया, तो क्या ये जीरो हो जाएगा? नहीं, जीरो होगा। एट दिस पॉइंट भी विल बी यू cos थीटा, क्योंकि बस यही एक कंपोनेंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी होता है, नेट वेलोसिटी ऑफ व्हाट, दैट नेट वेलोसिटी इज यू cos थीटा। क्योंकि ये और बस सर ये तो कंपोनेंट हाईएस्ट क्या है के बस। बाद जब फिर से आप हम्म, डाउनवर्ड्स आएगा, फिर तो उसका वी वाई कंपोनेंट आ जाएगा। आने लगेगा। जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आएगा, तो बोले ना कि जो भी चीजें इधर हो रही होती है, सारी की सारी चीजें क्या होंगी? इधर रिपीट होंगी। जितना हाँ जितना वेलोसिटी इस पॉइंट पे था ऊपर जाते टाइम, उतना ही वेलोसिटी इधर होगा नीचे आते टाइम। तो ओके सर। इधर वेलोसिटी कहने का मतलब है इसका यू कंपोनेंट भी है, एक्स कंपोनेंट भी है, और इसका वाई कंपोनेंट भी है। सिमिलरली यहाँ पे आएगा तो इधर यू एक्स कंपोनेंट और इधर वाई कंपोनेंट, इन दोनों के रिजल्टेंट से ये वेलोसिटी है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। तो वो सारी चीजें वो नोट में लिख भी सकते हो कि एट हाईएस्ट पॉइंट, एट लिख लो, नोट में लिख लो, एट हाईएस्ट पॉइंट ओनली horizontal component of velocity is present. So net velocity at highest point is v is equal to u cos theta in horizontal direction. हाईएस्ट पॉइंट पे बस यही होता है, और कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होगा, दैट इज u cos थीटा। उसका डायरेक्शन किधर होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। तो जब भी प्रोजेक्टाइल होगा, प्रोजेक्टाइल के केस में मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तुम्हारा पहला नोट है, और भी एक दो नोट है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब इसके पहले हमने देखा था कि रेंज जो है, रेंज मैक्सिमम कब होता है? रेंज मैक्सिमम होता है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे। अब देखने जा रहे हैं कि व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, हाइट के साथ क्या हो रहा है। देखना, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा 45 सॉरी 45, तो अगर थीटा 45 है तो ये कंडीशन कौन सा है? दैट इज एक्स इज इक्वल टू आर, यही होता है। तो इस केस में हाइट कितना होगा, हाइट कितना जाएगा, समझते हैं। तो हमारे पास एज का रिलेशन है। एज कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, बोलो 2g। तो ये रिलेशन है तुम्हारे पास। अब इसमें तुम कितना पुट करोगे? 45 पुट करोगे तो इट विल बी यू स्क्वायर साइन 45 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 1/√2। और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? हाफ। हाफ हो जाएगा। यानी इधर से क्या निकलेगा? हाफ निकलेगा, जो नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो h विल बी, समझना, h विल बी यू स्क्वायर बाई 4g, यू स्क्वायर बाई 4g। ठीक है। और एक बार r मैक्सिमम की वैल्यू बताओ कि r मैक्सिमम कितना होगा। r मैक्सिमम कितना होगा? यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी, मतलब यू स्क्वायर बाई जी जो है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 यू स्क्वायर बाई जी, और यू स्क्वायर बाई जी की जगह क्या पुट करेंगे? आर पुट करेंगे, तो इट विल बी r/4। मतलब जब रेंज को मैक्सिमाइज करते हैं ना,
रेंज को ऐसे कंडीशन में हम ऐसे एंगल पे फेंके कि रेंज क्या है, मैक्सिमम है। इन दैट केस मैक्सिमम हाइट इज 1/4 ऑफ रेंज। आ रही बात समझ में? दैट इज h इज इक्वल टू r/4। तो इसको याद रखोगे ये रिलेशन। ये कब होता है? जब थीटा 45 के बराबर होता है। सर एक बार फिर से बोलिए सर। क्या बोलो क्या? देखो ये यू स्क्वायर बाई जी। अच्छा, यू स्क्वायर बाई जी कहाँ से है? देखो पिछले वाले केस में पढ़ा था ना कि रेंज मैक्सिमम कब होता है? रेंज मैक्सिमम होता है जब थीटा 45 डिग्री होता है। रेंज का 45 फॉर्मूला क्या है? डिग्री। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये किसका फॉर्मूला है? रेंज का फॉर्मूला। इस रेंज के फॉर्मूला में 45 रखोगे तो ये होगा यू स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। ठीक है ना? अगर ये लिखना भूल गया ना तो पीछे शायद मैंने ही मिस कर दिया है, तो ये आर मैक्स वाले जगह पे लिख सकते हो। तो मैंने नोट लिखाया था ना, समझ गए सर, समझ गए। कोट कर दो, पीछे जा करके वहां पे लिख देना आर मैक्स में ये वाला चीज। नीचे जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू 45, वहां पे नीचे जाकर के आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी लिख दो, और यहाँ पे लिख देना आर मैक्स। इधर भी क्या होगा? आर मैक्स। और ये कंडीशन कब होगा? व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर 45 डिग्री फेंकते हैं तो ये रिलेशन हमें मिलता है। ठीक है? अब क्या कोई ऐसा एंगल है जिससे हम पार्टिकल को फेंके ताकि रेंज और हाइट बराबर हो जाए? क्या कोई ऐसा एंगल है जिससे हम क्या करें, किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, पार्टिकल फेंके हवा में ताकि वो क्या हो जाए, ऐसा मोशन करे कि रेंज भी बराबर हो, हाइट भी बराबर हो? इज इट पॉसिबल? नहीं सर। बोलो। नहीं है? चलो देख लेते हैं कि नहीं। तो लिखोगे, ये भी नोट का ही पार्ट है। एंगल at which particle is thrown so that range and maximum height are equal। ये भी तुम्हारा नोट सर का वो पार्ट है। tan इनवर्स 4 पे होगा। tan इनवर्स 4 पे होगा। देखते हैं कैसे, समझो। देखो हमें पता है वी नो h इज इक्वल टू हाउ मच, अभी जस्ट देखा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यही था। एक चीज और हमें पता है, एंड r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब इन दोनों को बराबर होना है, इन दोनों को बराबर होना है तो हम क्या लिख सकते हैं? सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लिख सकते हैं? बोलो। हाँ सर। अब इसको जो जो टर्म कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर दो। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, जी से जी गया। अब इसके अंदर साइन 2 थीटा को जब ब्रेक करोगे तो ये कितना आता है? 2 साइन थीटा 2 sin थीटा cos थीटा आता है ना। तो यहाँ पे एक साइन थीटा है और यहाँ पे एक साइन थीटा बचेगा, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ जाएगा साइन थीटा मिलेगा तुमको। इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा 2 cos थीटा। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यही सारी चीजें मन में करनी होती है। इसको मन में करोगे तो एक एक से तुम जंप कर सकते हो। इधर साइन स्क्वायर थीटा है, तुमको पता है जब इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा? इधर मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक साइन थीटा इधर, एक साइन थीटा इधर, दोनों एक दूसरे को देख लिया, तो बचा क्या? इधर साइन थीटा और इधर 2 कॉस थीटा। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ अब सर। इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हारा क्या आया? यहाँ से आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4। tan थीटा कितने के बराबर? 4 के बराबर। या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, और tan इनवर्स 4 76 डिग्री। tan इनवर्स कितना होता है? 76 डिग्री। मतलब अगर किसी भी पार्टिकल को थीटा इक्वल टू 76 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे, थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री पे, तो इन दैट केस r इज इक्वल टू h।
आर की वैल्यू कितनी होगी, एच के बराबर होगी। मतलब पार्टिकल, जैसे फेंका तुमने एक पार्टिकल को कितने एंगल पे, इफ दिस एंगल इज 76 डिग्री, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है, अगर मान लो ये एक आर्बिट्री वैल्यू मैं ले रहा हूँ 10, ये भी कितना होगा, 10 ही होगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ये सिंप्लीफाई करिए, कैलकुलेटर में पुट करोगे आ जाएगा 76 डिग्री। इसको याद रखना है कि रेंज और हाइट बराबर कब होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स में जो नोट्स है, जो भी नोट है इंपॉर्टेंट नोट, वो सबको याद रखना है। आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। सर। अब देखते हैं चेंज इन मोमेंटम, नंबर 1, इसको देखो। नेक्स्ट हेडिंग है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। मोमेंटम थोड़ा थोड़ा आइडिया है ना कि मोमेंटम क्या होता है। हाँ सर। हाँ, मोमेंटम और भी हम पढ़ेंगे आगे, जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मोमेंटम होता है, लेकिन जूनियर क्लासेस में मोमेंटम पढ़ाया जाता है, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि मोमेंटम है होता क्या है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, एम मास और इंटू वेलोसिटी। M into मास और V। वेलोसिटी के, ठीक है, समझते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। पहला बिटवीन इनिशियल कंडीशन या इनिशियल एंड मिड पॉइंट, इनिशियल एंड ऐसे लिख सकते हो, बिटवीन इनिशियल एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसका कहने क्या मतलब है कि अगर एक पार्टिकल को फेंक रहे हो, जैसे इधर से फेंका, ये पाथ फॉलो करेगा, तो यहाँ पे उसका कुछ मोमेंटम है क्योंकि तुमने वेलोसिटी दिया हुआ, यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके वेलोसिटी है। तो इन दो पॉइंट के बीच में कितना मोमेंटम चेंज हुआ वो हमें कैलकुलेट, दोनों पॉइंट के बीच में क्या हुआ, कितना मोमेंटम का चेंज हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। तो समझना क्या हो रहा है। अगर इनिशियली देखोगे, इनिशियल मोमेंटम, जिसको पी आई लिख सकते हो, पी आई वेक्टर, इट विल बी हाउ मच, पी आई वेक्टर कितना MU। होगा, एम इंटू यू। M into U। एम इंटू यू, और उसको कोशिश करेंगे ब्रेक करने का, किस फॉर्म में लिखने का, कंपोनेंट फॉर्म में लिखने का, क्योंकि ई जो है ना ये वेक्टर फॉर्म है। ई क्या है तुम्हारा, ये वेक्टर है। यू, एम इंटू यू लिखने का मतलब है तुम बस उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हो, डायरेक्शन नहीं बता रहे हो। कॉस थीटा प्लस यू साइन थीटा के फॉर्म में, ऐसा क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा कि मोमेंटम का एंगल कितना है। बस एम इंटू यू लिख दोगे तो वो एक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और मोमेंटम का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है वो आता है मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसके डायरेक्शन से। अगर ऐसे लिखोगे तो जाके पता चलेगा कि ये जो कंपोनेंट है ये मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये जो कंपोनेंट है एम जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट है। अरे बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, हो गया ना क्लियर। अब निकालोगे हाँ सर। मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जो मोमेंटम है उसको पीएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। MU cos theta। पीएफ कित एक ही कंपोनेंट था MU वेलोसिटी का, cos अगर theta। मैक्सिमम पे, हाँ, mu cos थीटा। ठीक है, और एक चीज करो, एक और काम कर सकते हो, यहाँ डायरेक्शन के लिए हम आई और जे कैप भी लिख सकते हैं। यहाँ mu cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, क्योंकि जो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। जो कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। जे से। ये एक्स कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई कंपोनेंट रिप्रेजेंट। सिमिलरली तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आई कैप लिख सकते हो। अब तुम्हारा नेक्स्ट काम क्या है, चेंज निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना। तो दिस माइनस दिस, चेंज मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, जब भी तुम चेंज इन minus मोमेंटम MU sin theta। म्यू साइन थीटा जे का। एंड डेल्टा P वेक्टर इज इक्वल टू PF माइनस PI
सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्स कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम्हारे पास बचेगा क्या, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। यानी मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मोमेंटम इज चेंजिंग ओनली इन वाई डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होता है जिधर एक्सीलरेशन होता है या फिर जिधर फोर्स होता है। और फोर्स किधर है, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। इसलिए मोमेंटम भी किस डायरेक्शन का चेंज हो रहा है, देख लो। अगर देखते ना ये पीएफ में कितना है, पीएफ में एक ही कंपोनेंट है, दैट इज एक्स कंपोनेंट। अगर पिछले वाले में एक्स कंपोनेंट देखोगे तो सेम चीज है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो नहीं रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन 0 है, मास तो कांस्टेंट ही है, तो ये चीज कांस्टेंट। इधर मोमेंटम कहाँ चेंज होता है, मोमेंटम उस डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, इसलिए मोमेंटम में जो चेंज आएगा दैट विल बी ओनली इन वाई डायरेक्शन। तो इतना है, ठीक है। सर सर ये तो ये सर नेगेटिव माइनस पाई साइन में। का और मीनिंग क्या है? भाई माइनस साइन करने का मतलब है कि जो भी तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक का समझना है, यहाँ से यहाँ जब मोशन हो रहा है ना तो फोर्स का डायरेक्शन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो माइनस जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आगे पढ़ोगे ना, आगे पढ़ोगे कि जो फोर्स होता है दैट इज डेल्टा पी बाई हाँ, डेल्टा पी बाई टी। टी। यानी फोर्स का जो डायरेक्शन होता है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स का जो डायरेक्शन होता है किधर की तरफ होता है, फोर्स का चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है मोमेंटम के चेंज ऑफ मोमेंटम की तरफ। मोमेंटम के डायरेक्शन में है। तो ये जो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस जे आने का मतलब हुआ है कि जो फोर्स लग रहा है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जी, और माइनस जी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तभी तो उसके चलते एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ माइनस आने का मतलब है कि जो हमने इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन नेगेटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वी आर टेकिंग नेगेटिव। क्लियर है। बट वो तो सर जी तो हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया था ना। ऐसा लिया था क्या, प्रोजेक्टाइल के स्टार्टिंग में देखो, हाँ, ये सब प्रोजेक्टाइल जी पॉजिटिव लिया था या नेगेटिव लिया था, जी नेगेटिव। कंफ्यूज हो रहे हो सब के सब, पता ना क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि इन होल प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। नेगेटिव, जी नेगेटिव। हाँ सर, ओके ओके। पॉजिटिव ले लोगे ना, देखो सुनो सुनो, अगर पॉजिटिव लेते, जी पॉजिटिव लेते ना, तो ये जो चीज आता ना ये पॉजिटिव आ जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तुम समझो, अगर कोई पॉजिटिव लेता तो वो जो यू वाई है ना उसको वो लिखता माइनस यू साइन थीटा। अरे बात समझ में, अगर तुमने क्या करता, तुम करते कि डाउनवर्ड को तुमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है ना, मान लो दूसरा, अभी हम लिए नहीं है, हम वैसे सॉल्व करें। अगर तुम पॉजिटिव लेते तो यू वाई जो लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं, माइनस यू साइन थीटा लिखते हैं, है या ना, क्योंकि यू वाई का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। है। और अगर ऊपर की तरफ, नीचे तुमने पॉजिटिव लिया तो ऊपर जो भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब वैल्यू लिखोगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब चेंज निकालोगे तो ये जो टर्म यहाँ माइनस छुपा हुआ है तो माइनस माइनस लग करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा पी तुम्हारा क्या आएगा, प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप आएगा। और प्लस तुमने किधर लिया है, नीचे की तरफ लिया हुआ है, तो अभी भी रिजल्ट वही रहेगा, ठीक है ना। हाँ सर, वही मैं बोलता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो हमेशा तुम्हारे हाथ में, तुम किधर भी रखो जो रिजल्ट आएगा ना वो रिजल्ट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस आया इसका मतलब जो तुमने ऊपर पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस आ रहा है इसका मतलब जिधर तुमने प्लस माना है उसी के डायरेक्शन में गिवन फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है। क्लियर है। हाँ सर। हाँ, तो वो जैसे मानोगे वैसे आ जाएगा, वो डायरेक्शन शो कर देगा, उससे परेशान होने का जरूरत नहीं। तो ये हमने किसके किसके बीच में निकाला, इनिशियल एंड मैक्सिमम हाइट के बीच में। एक और चीज पूछ सकता है तुमको, नंबर 2 क्या पूछ सकता है, बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। अब देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट निकालने का दो तरीका, जो मैक्सिमम और इनिशियल के बीच में है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि हमने बोला था कि मोशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्टली वहां से भी आ जाएगा। और नहीं तो तुम फाइनल वेलोसिटी निकाल लो और वहां से कैलकुलेट कर लो। आ रही बात समझ में। हाँ सर। तो जो फाइनल वेलोसिटी से निकाल के करेगा, देखो फाइनल वेलोसिटी निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने बोला था
जिस स्पीड से गेंद को फेंकते हैं, जिस स्पीड से स्टोन या किसी भी प्रोजेक्टाइल को हवा में फेंकते हैं, उसी स्पीड से जाकर के वो टकराता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे जाएगा ऐसे, लेकिन जब इससे टकरा रहा होगा तो इस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी, और थीटा कितना होगा, इट विल बी दिस सेम एंगल। लेकिन अभी वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। टकराएगा किस किस एंगल से, थीटा एंगल से थीटा। टकराएगा, लेकिन जो स्पीड होगा दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर यहाँ से कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इधर तो सेम चीज मिला u cos थीटा, और इधर मिलेगा u sin थीटा। लेकिन पहले अगर ध्यान दोगे तो पहले u sin थीटा किधर था, ऊपर की तरफ था, अभी किधर हो गया, नीचे की तरफ हो जाएगा। और u cos थीटा कोई फर्क ही नहीं पड़ा, u cos थीटा पहले भी हॉरिजॉन्टल था, अभी भी हॉरिजॉन्टल है। u sin थीटा पहले ऊपर की तरफ था, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो उसकी मोशन किधर हो जाएगा, फाइनल पॉइंट पे जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी u sin थीटा बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, माइनस यू साइन थीटा सर होगा। माइनस यू होगा, ये तो बोल रहा हूँ ना, u sin थीटा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका क्या मतलब होगा, माइनस यू साइन। बस कैसे भी करो, तुम लिख दो या बोल दो, माइनस पहले लगा दो फिर डाउनवर्ड मत बोलो, सेम चीज है। तो अगर इनिशियल लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दैट इज पी आई तो सेम होगा, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में देखा तो हमारे पास क्या है, m इंटू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। अब चलते हैं फाइनल के पास, फाइनल मोमेंटम दिस इज pf। अब pf बताओगे, pf विल बी m u cos थीटा आई कैप बट माइनस u साइन थीटा जी क्या, जे कैप। ठीक है, अब अगेन तुम्हें क्या निकालना है, चेंज निकालना है। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, उल्टा नहीं कर देंगे। चेंज को हमेशा कैसे रखते हैं, चेंज होता है दैट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, सो डेल्टा पी वेक्टर इज, देखो अगेन यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, ये जो कंपोनेंट है कौन सा, एक्स कंपोनेंट, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन ही नहीं है, बचेगा क्या, दिस, ये जो टर्म है इसमें से ये घटेगा, तो ये माइनस में, ये घटेगा अगेन माइनस में हो गया, तो क्या आएगा तुम्हारे पास 2u sin थीटा जे कैप, यानी माइनस 2u sin थीटा जे कैप। दिस इज सर वो एम यू होगा। एम होगा। हाँ सॉरी, m छूट गया, यहाँ पे लिख दें माइनस 2mu, ठीक है ना, जहाँ m क्या है, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, हो गया, नहीं चलो तो इसको याद रखोगे, तुम हाफ तक निकाले थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता, 2 से मल्टीप्लाई। अगर वो आइडिया नहीं आ रहा है, वो कंसेप्ट दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे पास है, उसमें मास से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा पी निकाल लो। अगर पिछले वाले क्वेश्चन से करते, पिछला वाला जो हमारा, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, पिछला वाला जो टॉपिक था इनिशियल और मिड के पॉइंट में बीच में था, तो हमें पता है कि आगे का जो मोशन होगा वो रिपीट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंटम की बात। अब कभी कभी हमसे पूछ लेता है वेलोसिटी, सॉरी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कितने का चेंज हो रहा है, 2 पॉइंट के बीच में काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो कभी कभी पूछता है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखो कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है ना, दैट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या है तुम्हारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी होगा ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है तो तुम्हें क्या चाहिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। क्योंकि अब तुम्हें डायरेक्शन से जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए दिखाते हैं, लेकिन हमारे पास जो ये काइनेटिक एनर्जी है दैट इज व्हाट, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी के बस मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, तो लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, change in kinetic energy during projectile motion, change in kinetic energy during projectile motion।
हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। अगेन इसमें देखेंगे बिटवीन इनिशियल एंड इनिशियल एंड क्या बोल सकते हो हाईएस्ट पॉइंट। सॉरी एच छूट गया, वो कर लिख देना उसमें एच आई जी एच होगा वहां पे हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो इनिशियल जब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इट विल बी हाफ एम mu यू square। स्क्वायर। बस इतना ही, काम खत्म। ठीक है ना, क्योंकि यू जो है यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट, वो तुम्हें पता है कि यू वेलोसिटी में स्पीड से हम फेंक रहते हैं। ठीक है, अब जब फाइनल निकालोगे के एफ के ई फाइनल, फाइनल मतलब कहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है U cos cos It is theta. u cos theta। होल स्क्वायर। So you can write, इसको एक मैं लिख दे रहा हूँ, इसको दिस इज ई नॉट, इसको ई नॉट बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब हाफ एम यू स्क्वायर, सॉरी ऐसे लिख दो यू कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि यही वेलोसिटी है हमारे पास, यही जो है ये क्या है वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है यू कॉस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम एज ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं हाँ सर। आएगा। हाँ सर। अब ये वैल्यू आने का मतलब है अगर इसका चेंज निकालोगे, डेल्टा के ई निकालोगे, तो डेल्टा के विल कम एज माइनस ई नॉट, माइनस sin आएगा square तुम्हारा theta। साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट मैं लिख दे रहा हूँ पूरा पहले, ये दिस विल बी ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई नॉट। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन करोगे सो ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है तुम्हारे पास। अब ये जो वैल्यू है ना, इसको उस बच्चे ने जो बोला साइन के टर्म में हम लिख सकते हैं। साइन के टर्म में क्या लिखोगे, माइनस बाहर लिखोगे तो इट विल बी 1 माइनस, तो यहाँ से लिखोगे 1, तो दिस विल बी माइनस ई नॉट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू नेगेटिव में क्यों आ रही है, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि एनर्जी क्योंकि हो रहा है, क्या डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी नहीं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज काइनेटिक कर रहा है। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ठीक है बढ़ रहा है और हाँ, वो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। एनर्जी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर जाता है ना तो क्या होता है, तो उसका कुछ पोर्शन जो काइनेटिक एनर्जी था उसका कुछ पोर्शन किस में चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल पॉइंट पे गया, तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है काइनेटिक एनर्जी घटता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। इसलिए जब हम चेंज निकाल रहे हैं ना यहाँ पे कमिंग नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की वैल्यू है हाफ एम यू स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ साइन स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ई नॉट साइन स्क्वायर थीटा जो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। आ रही बात समझ में, हाँ। बोलो हाँ किसी कोई सर। दिक्कत। हाँ, तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं ना, जब भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो कभी कभी क्या करते हैं, कंपोनेंट वाला पोर्शन सोचने लगते हैं। कंपोनेंट वाला नहीं सोचना है, किससे सोचना है, मैग्नीट्यूड से सोचना है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड यूज होगा जब भी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, और जब स्केलर क्वांटिटी होगा तो हम वेलोसिटी से मतलब नहीं रखते, हम किससे मतलब रखते हैं, स्पीड से मतलब रखते हैं, एंड स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। आ रही बात समझ में, तो हाँ वहां से सर। कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। अब दूसरा जो होगा, दूसरा बहुत इजी है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट मतलब जहां पे फॉल हो रहा है, तो इनिशियल तुम्हारा यही होगा, फाइनल भी अगर देखोगे तो कितना होगा, आप यही होगा। यही होगा, क्योंकि जिस स्पीड से हम फेंकते हैं उसी स्पीड से आकर के वो ग्राउंड को हिट करता है।
जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड से आकर के हिट किया, तो फाइनल और इनिशियल के बीच में जब चेंज देखोगे तो चेंज विल बी हाउ मच? 0 0 0। यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ वो 0 हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जब ऊपर जा रहा था तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रहा था। ये वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी जब पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी, तो वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा था, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था। ठीक है। जब पार्टिकल नीचे आ रहा था तो अब क्या होने लगा? पोटेंशियल एनर्जी घटने लगा, घटेगा काइनेटिक और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बढ़ने लगा। बढ़ेगा। और जैसे ही आकर के यहाँ पे हिट करेगा तो टोटल का टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गई। और जैसे इक्वल हो गई मतलब चेंज 0 है कि नहीं? तो ये सारी चीजें वही। क्या गलती करते हैं बच्चे, जैसे अगर पूछ लिया तो उनको लगता है ना कि हम एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से घटाएंगे, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से घटा के उससे बात करेंगे। नहीं, कंपोनेंट मत लो, सीधे मैग्नीट्यूड निकालो, पुट करो, आंसर ला लो। ठीक है। और ये जो सारी चीजें जो हमने ब्रेक करके पढ़ा कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में, मतलब बेसिकली हमने क्या 1D को कंबाइन करके 2D पढ़ा है। ये सारी जो चीजें हैं तुम डायरेक्टली 2D में भी पढ़ सकते हो। 2D में लिखना नहीं है। 2D में इक्वेशन में चेंज कैसे हो जाएगा? 2D में इक्वेशन जब पहला इक्वेशन लिखोगे इट विल बी u प्लस ए वेक्टर टी। मतलब सारी चीजों को जब हम लिखेंगे तो वेक्टर टर्म में ही लिखेंगे। तो वहां से क्या होता है ना कि पूरा कंपोनेंट देखो, बस समझ लेना कि जो u है दैट कैन बी रिटन एज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। u वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं। हाँ और a को क्या हाँ। लिखोगे? a विल बी माइनस जी j कैप इंटू टी। यही होगा। हाँ इधर क्या लिखोगे? माइनस जे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो आई का बस यही टर्म है यू कॉस थीटा आई कैप, यहाँ पे प्लस यू साइन थीटा माइनस जी जे इंटू टी। सॉरी, इसको टी यहाँ पे रखो, ये आएगा तुम्हारे पास। तो दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज योर यू एक्स। ये तुम्हारा क्या आया? यू एक्स आई। इधर क्या आया? ये तुम्हारा यू QY वाई था माइनस जी टी था जे का। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? भी वाई से रिप्रेजेंट करते थे। जी वाई। तो ये जो वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब होता है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, किस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो अगर इस फॉर्म में लिख रहे हो, एक्स डायरेक्शन में तुमको कितना मैग्नीट्यूड आएगा वो पता है तुम्हारे पास, वाई डायरेक्शन में कितना आएगा टाइम पुट करोगे। अब इधर टाइम का फंक्शन आ रहा है, देखो वाई डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी हो किसका फंक्शन आ रहा है? टाइम का फंक्शन आ रहा है। टाइम पुट करोगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी मिलेगा इन वाई डायरेक्शन, और उसका पूरा इफेक्ट किस पे दिखेगा? नेट वेलोसिटी पे। तो हमने कैसे पढ़ा है? हमने इसको ब्रेक कर करके पढ़ा है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ब्रेक करके ही पढ़ेंगे। अगर ये इक्वेशन लिख रहे हो तो दिस इज टोटली इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। और वेक्टर लिखने का मतलब क्या होता है कि वहां से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का इंफॉर्मेशन आना चाहिए। सिमिलरली तुम वेक्टर में आर भी लिख सकते हो और जो भी थर्ड इक्वेशन था वो भी लिख सकते हो, वहां से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो वहां से जो थोड़ा इक्वेशंस आते हैं थोड़े से वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो बच्चों ये तो इजी है, ये समझ में आ जाता है। जैसे आर का लिखोगे या फिर जो थर्ड इक्वेशन है वो लिखोगे तो वहां से थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है बच्चों का। तो बेसिकली जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो ब्रेक करके पढ़ते हैं, फिर बाद में कंबाइन करते हैं, क्योंकि 1D तुमने पढ़ा हुआ है, 1D दिमाग में है, तो दो 1D को कंबाइन करके 2D बना सकते हैं। क्लियर है? हाँ। चलो एक सवाल करते हैं, लिखना। एक ही सवाल में लगभग सब पूछ देंगे। लिखना। A body is projected. Body is projected with a velocity, with a speed लिखना। A body is projected with a speed. A body is projected with a speed of 30 meter per second. With a speed 30 meter per second. With a speed 30 meter per second at an angle. At an angle. At an angle 30 degree with vertical. Projected with a speed 30 meter per second at an angle 30 degree with vertical. With vertical. Then find
time of flight, then find time of flight, find time of flight, comma, horizontal range, time of flight, horizontal range, and maximum height, and maximum height ब्रैकेट में लिख सकते हो टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तभी यूज करेंगे जब सवाल में गिवन होगा। होगा? हाँ सर। बोलो एज कितना है? अप्रोक्सीमेट बता सकते हो, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट बताना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हो, हल्का फुल्का अंतर होना सर चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट आया √3 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट आया √3, ठीक है। और हाइट सर बताओ। रेंज आया 45 √3 मीटर। और हाइट 135/4 मीटर। 135/4 मीटर। सबका यही आ रहा है? नहीं सर, अलग अलग आ रहा है? वो सर 3√3 आ रहा है। 3√3 आ सर रहा है। 135/2। टाइम ऑफ फ्लाइट 35 8 तो टाइम ऑफ फ्लाइट 3√3। हाँ 3√3 आ रहा है। हाँ। और कुछ? चलो समझते हैं। अब ये दो आंसर इसलिए आ रहा है ना क्योंकि तुमने थीटा पे ध्यान नहीं दिया। जो भी सवाल है उसमें ध्यान से देखोगे तो थीटा 60 किससे दिया हुआ है? वर्टिकल से 60 दिया हुआ डिग्री। है। हाँ, थीटा एंगल जो दिया हुआ है किससे दिया हुआ है? वो जो दिया हुआ है ना, दिस इज 30 डिग्री। बट हम जो भी डेरिवेशन करे थे उस डेरिवेशन में जो हमने एंगल लिया वो किसके साथ लिया है? हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल के वो साथ। तो अगर 60 वर्टिकल डिग्री के हो साथ जाएगा। 30 डिग्री है तो ये तुम्हारा 60 डिग्री होगा। दैट मींस जहां भी हम थीटा यूज करेंगे, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में t इज इक्वल टू, हाँ बोलो, बोल रहा था। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ क्या पुट करोगे? आवाज कट रहा है किसी का। डिवाइडेड बाई 10। क्या हो गया? इसी तरफ से इतना नॉइज आ रहा है। तो ये होगा 6 इंटू √3/2 मीन्स 3√3। ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। आ रही बात समझ में? ये किसका, ये क्यों आया था √3? मैंने सर 3 मल्टीप्लिकेशन करने को भूल गया था, वो 3 था। ये मल्टीप्लाई करने को बोल गया था, ठीक है। तो ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और अगर रेंज निकालते हो तो रेंज का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है? R इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। सो 30 स्क्वायर साइन 60 पुट करने के बाद ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 10। और साइन 120 का वैल्यू कितना होता है? sin 60 का वैल्यू Sin 3/2। 3/2। So this will be 900 into √3/2 divided by 10. Simplify करोगे, it will come as 45√3। रेंज इतना आ गया। हाइट क्या क्या है? h is equal to u² sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ क्या होगा? u² की वैल्यू
900, ये √3, ये सॉरी स्क्वायर है तो 3 ये by हो जाएगा 4 3/4 डिवाइडेड बाई 2 into 10, सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? 135/4 135/4 मीटर। सबका आ रहा है इतना? हाँ सर। तो ये था, हो गया ना सबका? सर इसी में वहाँ लिख लो। सर रेंज पे अगर 30 डिग्री पे भी करे तो सेम ही आंसर होगा। रेंज पे कितना पुट करके रखो? 30 हाँ डिग्री। वो अभी लिखाएंगे, वो सारी चीजें नोट में लिखाएंगे। एक और चीज होता है क्या, चलो अभी लिखाएंगे, पहले एक और सवाल कर लो फिर देखना। हो गया? देखना इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। The previous question, find equation of trajectory. y is equal to x √3 into 1 minus x by 45 √3 1 माइनस क्या बोल रहे थे? x by 45 √3 45√3। यह सिंपलेस्ट फॉर्म है कैलकुलेट करने का। अगर तुम्हें रेंज पता है, रेंज अगर तुम्हें पता है, गिवन क्वेश्चन में रेंज तुमने निकाल लिया, तो डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हो। और बाद में क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। बाद में जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इट विल बी माइनस x²/45। ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन आएगा। ठीक है ना? और नहीं तो कोई कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो प्रीवियस वाला यूज करता है, तो मतलब इनिशियल जो फॉर्मूला हमने बताया था वो भी करोगे, इतना ही आएगा। ठीक है ना? लेकिन ये जो है, ये थोड़ा सा सिंपल है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने रेंज कैलकुलेट कर लिया तो सीधे ला करके यहाँ पुट कर दो। रेंज पुट करते ही इक्वेशन सिंपल हो जाता है। और नहीं तो अगर इसको फॉलो करोगे कि 10x² डिवाइडेड बाई 2u² cos² थीटा, ये सारी वैल्यू पुट करोगे, यही सेम चीज आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो वही सर है कि थोड़ा सा, कैसे वो इक्वेशन करा एक बार बोल देंगे? कौन सा इक्वेशन? वो सर आपने जो करा। मैंने ये जो करा है, हाँ ये रेंज वाला फॉर्मूला ना बता रहा हूँ। देखो सर रेंज का रेंज वाला फॉर्मूला वाई, पता है। हाँ तो उसी में देखो क्या हो रहा है ना, कि अभी जस्ट तुमने रेंज निकाला, रेंज कितना आया? 45√3 आया है। हाँ हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x/r, यह है हमारे पास। हाँ ठीक है ना? और tan थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? x tan 60 डिग्री, क्योंकि थीटा हमें पता है, माइनस 1/x डिवाइडेड बाई r रख दिया 45√3। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। √3। इट विल बी 1 माइनस x/45√3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x √3 माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, x² हो जाएगा। अब √3 ऊपर है और नीचे भी है, जब इससे मल्टीप्लाई करो तो √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। अब थोड़ा सा समझते हैं। जो इस सवाल में एक चीज तुमने देखा होगा, वो बढ़िया हुआ कि वो तुम्ही ने पकड़ लिया, अच्छी चीज है कि sin 30 और sin 60 के लिए जो रेंज है ना, वो सेम आ रहा है। रेंज जो है वो सेम आ रहा है, तो लिखेंगे नोट में, लिखना ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन range has same value, during projectile motion range has same value, range has same value,
range has same value for for angles theta and 90 minus theta. The range has same value for angles theta and 90 minus theta. सर cos 60 तो सर 1/2 होता है सर। cos 60 तुम्हारा क्या कर रहा है? cos 60 1/2। हाँ तो सर नीचे में 1/2 का स्क्वायर होना चाहिए सर। √3 कहाँ से आ गया था सर? क्या 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 इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें सर नीचे √3 आ रहा था, वो तो नहीं आना चाहिए था सर। √3 कहाँ आ रहा है? कट तो जा रहा है यार, बाहर का √3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ कट गया। सर अंदर √3 नहीं आना चाहिए था सर। अरे तो कहाँ आ रहा है? कट तो जा रहा √3 है। तो रेंज पे आया था। अच्छा सुनो, तुम कंफ्यूज हो रहा है ना। तुमने क्या करा होगा, पहले ये यूज करा होगा, x y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² 2u² cos² थीटा। ये यूज करा तुमने, ये यूज करा ना। अब इसको यूज हाँ करोगे सर, यहाँ हाँ ऐसे ही नहीं, यहाँ नहीं आएगा √3, क्योंकि ये फाइनल इक्वेशन है। इसके सॉल्व करोगे तो ये इतना माइनस 10x² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 900 इंटू 1/2 सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा? सॉरी ये ठीक है ना कि गलत हो रहा है कुछ? 1/4। 1/4 अच्छा हाँ सॉरी 1/4 1/4 होगा। दैट 2 होगा जाएगा और ये 45 बचेगा। तो सिंप्लीफाई करोगे वही इक्वेशन आया -x² 45। कहाँ √3 आ रहा है? आप लिख दिए थे x√3 - x² वो तो 25 कॉमन लिया था ना, 45। अरे वो अरे अरे कॉमन वो लेके जो लिखा था। सुनो सुनो ये इक्वेशन सुनो, इस इक्वेशन में ना और इस इक्वेशन में दोनों में डिफरेंस है। तुम्हारा माइक खराब है यार, बहुत आवाज आ रहा है। tan थीटा 1 - x/r, ये जब इक्वेशन यूज करो, अब देखो इसमें और इन दोनों में डिफरेंस है ना, सेम थोड़े है। क्योंकि यहाँ से x थीटा जो कॉमन करे थे ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है? 1 - x/r। अब r की जगह पुट कर रहे हैं हम, वैल्यू क्या किस में पुट कर रहे हैं? r की जगह पुट करोगे तो r जो है ना वो रेंज है, वो हमने कैलकुलेट करा था। तो यहाँ से x tan थीटा x√3 आया, इंटू है, इधर देखना माइनस नहीं है, इधर इधर क्या है? इंटू 1 - x/45 √3 अब आया। अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के ये दिखेगा। आ रही बात समझ में? दोनों हाँ इक्वेशन सर, देखो। हाँ सर। हाँ ये जो बेसिकली था ना, ये tan थीटा बाहर निकला हुआ है, tan थीटा ब्रैकेट के बाहर है, माइनस प्लस साइन नहीं है, ब्रैकेट के बाहर है। बाद में जब वो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब ये फाइनली मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? थैंक यू। हाँ नोट में क्या लिखा रहता है एक बार बोलना, फाइनल लाइन क्या था? सर वो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम ही होगा। हाँ पूरा पूरा लिखवा दिया है या कुछ बचा हुआ है? पूरा पूरा लिखवा लिख दें, सेम दीजिए। फॉर हाँ। थीटा एंड 90 माइनस थीटा लिखवा दिए है ना। अब समझो क्या हो रहा है। रेंज का जो फॉर्मूला है, रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या था? वो था 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही था। अगर थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं तो अब समझना, तुमने क्या फेंका? तुमने फेंका 90 माइनस थीटा पे, कोई आदमी आया और थीटा पे नहीं फेंका, उसने किसने में फेंका? 90 माइनस थीटा पे फेंका, तो तुमने यहाँ वैल्यू रखा 2u² साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। लेकिन तुम्हें साइन का प्रॉपर्टी है पता है कि साइन का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा। और इधर साइन साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो अगर ये वैल्यू रखो या ये वैल्यू रखो, रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है ना? तो अगर तुम्हारे पास एक एंगल है 45, इस पे रेंज मैक्सिमम होगा। अगर 30 डिग्री पे फेंको, 60 डिग्री फेंको, रेंज क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना? 20 डिग्री पे फेंको, 70 डिग्री फेंको, रेंज क्या होगा? सेम होगा। आ रही बात समझ में? या फिर सिमिलरली 25 पे फेंको, 65 पे फेंको, इन दोनों वैल्यूज के लिए रेंज क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? तो ये एक प्रॉपर्टी है रेंज का, याद रखेंगे क्योंकि फॉर्मूला सही दिख रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा
उसमें साइन 90 माइनस थीटा पुट करो, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये दोनों अपना जगह क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। लेकिन अभी भी दिस इज प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, साइन थीटा का प्रोडक्ट अभी देखो या बाद में देखो, उल्टा पुल्टा करके करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू क्या होनी, सेम होनी है। आ रही बात समझ में? बोलो आगे बढ़े। समझ गए हाँ ना सर। कि अब 60 डिग्री और 30 डिग्री पे रेंज का वैल्यू सेम क्यों आ रहा था, और ये प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे इधर से होता है। ठीक है, चलो तो ये नोट में है तुम्हारा, नोट में एक और चीज आएगा, लिखना, नोट में ही लिखेंगे उसको भी, लिखना लिखना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग maximum, sorry, vertical displacement of particle during projectile motion, vertical displacement of particle during projectile motion is same, is same, is same, is same at two instant of time, is same at two instant of time, is same as two instant of time, ब्रैकेट में लिखना, one while going up, one while Two instant. is same at two instant, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना है is same at two instant, ब्रैकेट में लिखना while going up and while coming down, while going up and while coming down। समझते हैं इसका मतलब, लिख लिया ना, स्टेटमेंट लिख लिया। अब यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है वो समझते हैं क्या होगा। देखना, जब पार्टिकल को फेंकोगे, प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसा होता है, जा रहा था हाईएस्ट पहुंचा, फिर आना शुरू हुआ। अब देखो, मान लो ये जो हाइट है ये 10 मीटर है, तो दोबारा जब वो आ रहा होगा ना, तो एक बार ऐसे पॉइंट पे आएगा जिस स्टैंड पे उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगेन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगेन मोशन कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। तो जिस पॉइंट पे पहले पहले हमने पढ़ा था कि बॉल जा रहा था फिर नीचे आया, तो कैसा टाइम होगा ना, जब ये यहाँ पे था और यहाँ पे था तो सेम डिस्प्लेसमेंट था। सेम केस यहाँ पे भी है, वर्टिकल हाइट जो है पहले 10 मीटर एक बार हुआ होगा, मान लो कितने टाइम पे, T1 टाइम पे। जब वापस आ रहा होगा तो एक बार और वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितने का होगा, 10 का होगा। किस टाइम पे, T2 टाइम पे। मतलब जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होगा तो तुमको दो टाइम ऐसा मिलेगा जहां पे डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो। हाँ सर। तो अब वो टाइम का जो रिलेशन है वो हम बताना चाहते हैं, लिखना इफ T1 and T2, if T1 and T2, if T1 and T2, if T1 and T2 are two instants, if T1 and T2 are two instants, then when, if T1 and T2 are two instants, when vertical displacement is same, when vertical displacement is same, then T1 plus T2, then T1 plus T2 is equal to 2u sin theta by g। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। T1 प्लस T2 किससे के बराबर होगा, 2u sin थीटा बाई g के बराबर होगा। और 2u sin थीटा बाई g क्या होता है, टाइम ऑफ Time of फ्लाइट। flight. टाइम ऑफ फ्लाइट मींस दिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना। तो अगर तुमको ऐसा दे दिया, डायग्राम बना करके दे दिया जैसे मैंने अभी दिया हुआ था, कि मान लो कि यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा 10 सेकंड में
और यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचा तो तुम वॉच लेके बैठे हुए थे, यहाँ 30 सेकंड हो रहा था, यानी तुम डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो। दिस विल गिव मच हाउ मच टाइम? 40 सेकंड। ये आया कहाँ से अभी बता देंगे, ठीक है ना। ये क्यों मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली तो बता। तो ये पहला रिलेशन है, इसको याद रखोगे कि ऐसी दो टाइम जहाँ पे हाइट सेम था, ठीक है ना, उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, ठीक है। एक और रिजल्ट होता है इसका, एंड T1 इंटू T2 दोनों का प्रोडक्ट, दोनों जो टाइम है उसका प्रोडक्ट करोगे तो दैट विल बी 2y इंटू जी। इसके बराबर होगा 2y इंटू जी, जहां y क्या है? कॉमन हाइट। कॉमन हाइट मतलब हमने किसी टाइम पे देखा कि पार्टिकल कहाँ था, वर्टिकल डिस्टेंस y पे था, फिर एक दूसरा और टाइम देखा जहां पे क्या पार्टिकल कहाँ था, y पे था। तो 2 इंटू वाई इट विल बी 2 इंटू वाई बाई जी। ये किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ टाइम के बराबर होगा। क्या ये, एक बार देख लो, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? 2y बाई जी इज इट डायमेंशनली करेक्ट? T1 एंड T2 है कि हाँ नहीं? सर, हाँ सर। है ना। हाँ। अब समझते हैं ये आया कहाँ से। इसको लाने के लिए हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा इन वर्टिकल। अगेन प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड लेवल से ये ऊपर की बात है। अभी हम जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब बोर्ड की चीजें नहीं है। जो भी नोट में जो चीज लिखवाया गया ना, उसमें मोस्ट ऑफ दी चीजेस क्या है, मोस्ट ऑफ दी जो थिंग्स है वो बोर्ड में नहीं आती है। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये सारी जो पॉइंट्स है ये, इसलिए इसका प्रूफ लिखने को नहीं बोल रहा हूँ, बस समझने को बोल रहा हूँ। अब देखना, हमारे पास एक इक्वेशन था y इज इक्वल टू क्या था, u साइन थीटा t माइनस 1/2 GT स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे y फंक्शन है किसका, टाइम का। y किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब जब y टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब देखो y जो है वो t के साथ क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है ना। कौन सा फंक्शन है ये? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। मतलब इफ यू पुट y इज इक्वल टू 10, y 10 कर दिया, मतलब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि y जो है डिस्प्लेसमेंट कब कब 10 हो रहा है, तो हमें क्या कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 वैल्यू मिलेगी। और उन 2 वैल्यू का रिलेशन जो हमने लिखा है इधर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखना तुम्हें क्या मिलेगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके अगर क्वाड्रेटिक में चेंज करोगे, दिस कैन बी रिटन एज हाफ GT स्क्वायर, इसको सारे को मैं इधर ला रहा हूँ, माइनस u साइन थीटा t प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो दिस इज a, ये क्या है तुम्हारा? a है। दिस इज योर बी। b साइन के साथ, एंड दिस इज योर सी। c, ठीक है ना। तो अगर तुम याद करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से जो दो रूट आते थे अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता था? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए के बराबर होता था। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता था? टी बाई ए। टी बाई ए। वही प्रॉपर्टी हम इधर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इधर रूट क्या है? अल्फा बीटा, इधर रूट क्या है? टाइम है, T1 T1 एंड T2। तो इसलिए T1 प्लस T2 जब लिखोगे तो T1 प्लस T2 विल बी माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है? ये बी जो है दिस इज माइनस यू साइन थीटा, तो पुट करोगे तो इट विल बी प्लस, तो यू साइन थीटा ए की वैल्यू कितनी है? हाफ जी। हाफ जी। हाफ जी, तो हाफ ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। और यही तो हमने लिखा था जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे थे, ठीक है ना। हाँ सर। और दूसरा प्रोडक्ट कहाँ से आ जाएगा? प्रोडक्ट इसका और इसका रेशियो c ये है और ये a है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2y बाई जी हो जाएगा, ठीक है। ये भी रिलेशन तुम याद रखोगे। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो एक फाइनल नोट, टाइम बचा है ना, कितना टाइम हो रहा है? नहीं सर, हो गया। इकतीस, चलो रहने दो। बाकी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है? ग्रुप में सर, जो भी सवाल आया था उस, हाँ बोलो।
सर आपने वो जो रिलेटिव मोशन बोला था, वो रिलेटिव मोशन में एक दो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, अगर एक पे बैठा है तो दूसरे के टर्म में रिलेटिव होगा, बट वो अगर कोई थर्ड पर्सन देख रहा है वो तो क्या होगा? पर्सन वही था, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर हाँ पे ये सारी चीजें जो है ना, जैसे दो हाँ पार्टिकल है, मैंने पहले दो बाइक चलवाया, कोई नहीं अभी तीन चला दो, कोई तुमको रोका थोड़े है। पहले दो बाइक चला रहे थे, एक पे बैठ के एक को देख रहे थे, अभी तीन बाइक चला देंगे, किसी एक पे बैठ के दूसरे को देख लेंगे, दो को देख लेंगे। तो जैसे ये बॉडी है, ये चल रहा, ये चल रहा, ये चल रहा, ठीक है ना। तो मान लो कि ये ए बी एंड सी चलना है, तुमको क्या देखना है, बी और सी का मोशन किसके रेस्पेक्ट में देखना है, ए के रेस्पेक्ट में देखना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि बोल रहा है कि इन दोनों का मोशन किसके रेस्पेक्ट में देखो, ए के रेस्पेक्ट में देखो, तो अगर ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो ए भैया कहाँ चला जाएगा, रेस्ट पे। रेस्ट पे। और देख किसको किसको रहा है, बी और सी को। तो इसका जो वेलोसिटी था वो किसको मिलेगा, बी और सी को मिलेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे बी आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी बी आ जाएगा। तो तुम एक को देखो, दो पे देखो, तीन को देखो, चार को देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम देख किस पे से रहे हो, किस पे बैठ के किसको देख रहे हो उसको फर्क पड़ता है। क्योंकि जिस पे बैठ जाओगे वो बेचारा रेस्ट में चला जाएगा, वो अपनी वेलोसिटी किसी और को देगा, एक्सेलेरेशन किसी और को देगा, अपना डिस्प्लेसमेंट किसी और को देगा, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव चौथा पार्टिकल को देखते तो वही सेम चीज होता, ठीक है सर ना। तो सर एक पार्टिकल नॉर्थ में जा रहा था और एक पार्टिकल हाँ साउथ में जा रहा था, और एक हाँ थर्ड पार्टिकल रेस्ट में वो उस पूरा इंसिडेंट को देख रहा था, तो फर्स्ट पार्टिकल का सेकंड पार्टिकल के रिलेटिव में मोशन कैसा होगा? वो तो उसका खुद का मोशन होगा ना। सुनो सुनो, एक पार्टिकल है जो किधर जा रहा है, नॉर्थ में, अगर आप नॉर्थ में, हाँ 50 किमी पर आवर पे, 50 किलोमीटर पर आवर, हाँ। और और एक पार्टिकल साउथ में जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर, हाँ। हाँ, और एक थर्ड पार्टिकल बैठ के देख रहा है, तो बैठा हुआ है, किसको देख रहा है, सेकंड पार्टिकल को दोनों वो को 20, हाँ 20 किमी को जो देख रहा है है, ना। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ। तो उसका मोशन कितना होगा? इसका मोशन किसके रेस्पेक्ट में है, वो थर्ड पार्टिकल देख रहा है उसका फर्स्ट वाले का रिस्पेक्ट में, तो वो अरे थर्ड पार्टी सुनो सुनो सुनो, अरे समझो, इसका जो स्पीड, इसका जो वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में या फिर इसके रिस्पेक्ट में, और फर्स्ट जो बैठा है उसका रिस्पेक्ट में। जो बैठा है यहाँ पे, जो हाँ मतलब रेस्ट में है उसके रेस्पेक्ट में। तो रेस्ट को हाँ कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इसके पास कुछ शुरू वेलोसिटी नहीं है, तो इसको क्या देगा, कुछ नहीं देगा। तो ये तो 20 मीटर पर 20 सेकंड से अगर किलोमीटर इधर, पर आवर ही होगा। समझो यहाँ पे तुम बैठे हो, इधर एक बाइक चला रहा है 50 किलोमीटर पर सेकंड से, एक आदमी इधर जा रहा है 20 किलोमीटर पर सेकंड या पर आवर से। तो अगर तुम यहाँ पे बैठे हो तो इसका स्पीड तुमको कितना दिखेगा, 50 किमी आ रहा दिखेगा। बैठ के इसको देखोगे 50 किलोमीटर, इसको देखोगे तो कितना 20 दिखेगा। अगर वेलोसिटी वो में सर चेंज कब आती है। अगर वो सर हाँ एक ट्रेन होता, ट्रेन के ऊपर अगर एक मंकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भागता, तो जो प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ आदमी वो कितना देखता? प्लेटफॉर्म, अब जब देखो वो किसके ऊपर भाग रहा है, ट्रेन के ऊपर भाग ट्रेन रहा के है। ऊपर। हाँ ट्रेन को क्या होगा ना, जैसे तुम ट्रेन से, ये अगर पार्टिकल कहाँ बैठ के, बॉडी कहाँ बैठ के देख रहा है, बॉडी देख रहा है तुम्हारा इस पे बैठ के, तुम देख रहे हो ग्राउंड पे बैठ प्लेटफॉर्म। के देख रहे हो। हाँ हाँ अब क्या होगा, तुमको पहले निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। उसके बाद फिर तुमको कैलकुलेट करना होगा वेलोसिटी ऑफ ये मंकी विथ रिस्पेक्ट टू मैन। उसका भी वो जो पूरा इक्वेशन लिखे थे ना मैथमेटिक्स फॉर्म वाला, वहां से हाँ तुमको जो जो चीजें पता है, फर्स्ट चीज तुमको पहले दिया क्या क्या हुआ है। सवाल में देगा कि अ मंकी इज रनिंग ऑन अ ट्रेन with a speed of 5 kilometer per second, 5 kilometer per hour. हाँ। Monkey is running on a train with a speed of 5 kilometer per hour with respect to what? ये बताया और होगा किसके, ट्रेन ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर पे नॉर्थ पे जा रहा है, और मांकी नॉर्थ उसके में जा, ऊपर, और मांकी उसके ऊपर मैंने रन कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर बैकवर्ड साइड। किसके रिस्पेक्ट से, किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में या ट्रेन के रेस्पेक्ट में, ये बताया मैन के होगा। मैन के मैन के रेस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट, हाँ हाँ तो अगर मैन के रेस्पेक्ट में दे ही दिया तो फिर तुम मैन के रेस्पेक्ट में क्यों पूछेगा। आ रही बात समझ में, जब भी अभी पढ़ेंगे ये सारी जो चीजें है ना, अभी हमने वन
एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में देखा है। जैसे तुम बोल रहे हो ना कि ये 5 किलोमीटर मंकी का दिया हुआ है, दिस मंकी इज मूविंग ऑन ए ट्रेन, तो ये जो 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ये ट्रेन के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है या मंकी के रेस्पेक्ट, ये स्टेशनरी बॉडी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? वो जब इस तरीके का स्टेशनरी सवाल बॉडी आएगा ना ओ अगर स्टेशनरी बॉडी के रेस्पेक्ट में, हाँ तो अगर स्टेशनरी बॉडी के रेस्पेक्ट में ये मोशन दिया हुआ है तो अगर तुम ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो मंकी का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर दिखेगा। ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखोगे तब बदल जाएगा। समझ में आ रही है? हाँ सर If a monkey is running on a train with a speed of 5 किलोमीटर per hour with respect to ground, तो ग्राउंड पे कहीं भी बैठ जाओ, चल कहा रहा है वो ट्रेन पे ही चल रहा है, लेकिन तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो 5 किलोमीटर ही रहेगा, तुम कहीं भी ग्राउंड पे बैठ करके देख लो। लेकिन अगर ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखोगे तब वो जाकर के चेंज होगा। अगर यही सवाल दे दिया कि मंकी का जो स्पीड है वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालो। अब तुम्हें वो फिर इक्वेशन यूज करके कैलकुलेशन करना होगा। उस टाइप का भी बहुत सारे सवाल हम करेंगे जब हम रेन के पास पहुंचेंगे ना, रेन वर्सेस मैन या फिर बोट वर्सेस रिवर, ये सारी जब चीजें पढ़ेंगे अभी इस प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करने के बाद ही, तब ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियर होते जाएंगी। ठीक है, और कुछ जो भी तुम्हारा हाँ। जो भी डाउट उसने ग्रुप में भेजा था, जिसने वो सबको समझ में आ गया, सॉल्यूशन जिसने भी भेजा वो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। और कुछ उसमें किसी को डाउट है या सबको समझ में आ गया? जो सॉल्यूशन भेजा हुआ समझ में आ गया, जिसने डाउट पूछा उसको? वो सर कौन सा हाँ, क्वेश्चन 1/T1 माइनस 1/T2 वो दो क्वेश्चन उसमें भेजा है ना, दोनों का बच्चों ने सॉल्व करके डाल दिया है, किसी ने सॉल्व करके डाला हुआ है। तो जिसने वो प्रॉब्लम भेजा है मैं उससे पूछ रहा हूँ, क्या वो सॉल्यूशन तुमको समझ में आया? समझ में आ गया? हाँ सर, मैंने एक भेजा था वो समझ गया। समझ गया ना? और जो सेकंड वाला जो दूसरा क्वेश्चन भेजा था उसको समझ में आया? वो जो प्रूफ हाँ वाला सर, किसी हाँ बच्चे ने सर, भेजा था, प्रूफ हाँ वाले सर। में किसने समझ में आ गया ना तुमको? हाँ ठीक है, उसको उस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो। और उसका एक दूसरा मेथड भी है जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। ठीक है ना? क्या करते हैं ना, जिसने वो सॉल्व करा है वो तुम्हारा बेसिक मेथड है, उसको यूज करके सॉल्व करनी है। लेकिन तुमको दिया हुआ है ना कि उस चीज को प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं कुछ कुछ वैल्यू। जैसे तुमको दिया हुआ था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अपने मन से मान लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोल दिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और अगर वो जस्टिफाई कर रहे हैं ना, वो इक्वेशन अगर करेक्ट है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, दैट इक्वेशन विल बी करेक्ट। ठीक है, Correct. तो मान लेंगे एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम दिया हुआ है और उसके साथ ही इनिशियल स्पीड कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। इस बच्चे ने वो सॉल्व करने के लिए 0 माना हुआ है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने मानना होगा v1 v2 v3 ऐसा करके। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ कि t1 टाइम में जिस स्पीड से चल रहा है वो स्पीड मैं सीधे मान लूंगा। जैसे ये t1 को मान लो इट इज 1 सेकेंड, t2 को मान लो 3 सेकेंड एंड t3 को मान लो 5 सेकेंड। ये सारी चीजें मान लो, वहां पे पुट करके सिंप्लीफाई करो। अब ये सारी चीजें तुमने मानी है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में अब तुम्हें v1 v2 v3 निकालना होगा। ये चार चीजें मानो, v1 v2 v3 निकाल लो और वहां पे पुट कर दो। तो जब देखोगे कि जो v2 माइनस v3 का रेशियो दिया v2 माइनस v1 यही दिया हुआ था ना, v3 माइनस v2, हाँ ये सर। बराबर आएगा t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई t2 प्लस t3 के बराबर आएगा। तो ये तो तुमको पता ही है क्योंकि ये तुमने माना है। तुमको जस्ट प्रूफ क्या करना है, v1 v2 v3 निकालो और इधर पुट करोगे, जितना रिजल्ट आया होगा उसके बराबर आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो प्रूफ है तुम्हारा। और जो तुम कर रहे हो वो तुम आर्बिट्री कोई भी वैल्यू मान रहे हो। जैसे मान लिया तुमने एक्सेलरेशन को 1 नहीं माना, तुमने ए ही माना, लेकिन कुछ तो मान रहे हो ना। तो ए मानना सिंपल है और 1 मानना सिंपल है, क्योंकि जब सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे वेलोसिटी की कुछ वैल्यू आ जाएगी। मैं आर्बिट्री ले रहा हूँ, सॉल्व करने बिना सॉल्व किए 5, इसका आ गया 3, इसका आ गया 8, तो पुट करोगे वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है 5 3 8 ही आएगा, के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आएगा। तो वो पुट करोगे तो वो ज्यादा इजी होगा, ताकि जो तुम सॉल्व कर रहे हो उस तरीके से, वो भी करेक्ट मेथड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये मतलब वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इधर से करोगे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने तुमको बस प्रूफ करने को बोला है। प्रूफ करने का मतलब होता है राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करना चाहे तुमको, तो तुम कुछ भी मानो, पुट करके आंसर ला दो। ठीक है, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ आगे सर। बढ़े, खत्म। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब प्रोजेक्टाइल का जो भी तुम्हारा एक आध सवाल है
जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स होगा वो सॉल्व कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा। जो भी अभी हमने जो पढ़ा है ना, जिसमें पार्टिकल को ग्राउंड से फेंक रहे हैं थीटा एंगल पे, उस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो तुम इजीली अब कर सकते हो। उस टाइप के सारे जो भी थ्योरी है वो मैंने डिस्कस कर दिया। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।